हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपका मे साइकिल का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब आपका टारगेट होना चाहिए, अगर किसी वजह से आपका मे साइकिल क्लियर नहीं हो पाया है या फिर कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जो अभी बिगनर है, जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, स्मार्टली कैसे हमें स्टडी करनी है, या फिर कुछ ऐसे बैंकर्स भी होंगे जो अपनी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे अपने जॉब के साथ। तो आज की सीरीज में मैं प्रगति मिश्रा आपके लिए लेकर के आई हूँ एक कंप्लीट गाइड मतलब आज की सीरीज में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने जैप प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किस तरीके से टॉपिक को डिवाइड करना है, किस तरीके से आपको चैप्टर्स को डिवाइड करना है, क्या आपको हर चैप्टर से पढ़ना है या फिर आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन से काम चलाना है या आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे भी ध्यान देना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं। तो आज की सीरीज में जैसा कि मैंने बताया, खास क्या है कि हम पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपका कंप्लीट प्लान क्या होना चाहिए आपके जैप नवंबर एग्जाम्स को। क्योंकि अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो मैं समझ सकती हूँ आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए लेकर के आई हूँ कंप्लीट स्ट्रेटजी। आपको क्या करना है, सिर्फ उस स्ट्रेटजी को फॉलो अप करना है। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि आज की क्लास का एजेंडा क्या है। जैसा कि मैं अपनी हर क्लास में डिस्कस करती हूँ, एजेंडा क्या है जिसपे हम डिस्कस करेंगे, यानी आज आप क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको किन क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है, व्हेन एंड वेयर टू स्टार्ट जैप प्रिपरेशन, यानी आपको अपनी जैप प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है और कहां से स्टार्ट करनी है। सेकंड आपका क्वेश्चन होता है कि हाउ टू स्टडी स्मार्ट। सबको पता है कि हमारे पास बुक अवेलेबल है, हमें उससे पढ़ना है, लेकिन स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर जैप का एग्जाम आप देख सकते हैं, जैप का अगर आप पैटर्न देखें तो होता क्या है ना, हमेशा जो भी चैप्टर आते हैं या जो भी क्वेश्चन आते हैं पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़े तो बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और अगर आप स्मार्टली स्टडी नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, आप इसका जो इतना वास्ट सिलेबस है, इस वास्ट सिलेबस को कवर कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो सीरीज के जरिए बताऊंगी। इसके बाद मैं आपके लिए लेके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 150 डे प्लानर फॉर नवंबर 2025 अटेम्प्ट, यानी आप 150 डेज मतलब आपके पास अभी टोटल 5 मंथ्स हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने जैप की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस 5 मंथ में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आपको कैसे अपने स्टडीज को प्लान करना है, ये सब कुछ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आइडल वीकली रूटीन क्या होना चाहिए, वर्किंग बैंकर, जो बैंकर काम कर रहे हैं, जिनके लिए स्टडी आवर्स निकाल कर पाना मुश्किल है, जिनके लिए मैनेज कर पाना अपनी स्टडीज को मुश्किल हो पा रहा है जॉब के साथ, उनके लिए भी मैं एक परफेक्ट प्लान लेकर के आई हूँ, जिसके जरिए वो अपने इस स्टडी को न केवल कंटिन्यू कर पाएंगे बल्कि बेहतर तरीके से अपने जैप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बने रहना है इस मेरे साथ और वो सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं एग्जाम ओवरव्यू, यानी एग्जाम किस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होता है, जेईई में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो टोटल आपके 4 पेपर्स होते हैं। जेईई में आपके टोटल 4 पेपर्स हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जाम होता है आईई और आईएमएस, यानी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। दूसरा एग्जाम आपका पीपीबी का होता है। तीसरा एग्जाम आपका एफएम होता है और चौथा एग्जाम आपका रिटेल बैंकिंग यानी आरबीडब्ल्यूएस का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी हर पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 1 मार्क के आपके ईच क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन 1 मार्क, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। और इसमें जो टाइम प्रोवाइड होता है वो होता है 120 मिनट। और ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो एग्जाम ओवरव्यू मैंने क्या बताया, आपको टोटल 4 पेपर्स हैं जो क्वालिफाई करने होते हैं ताकि आप अपनी जैप अटेम्प्ट को क्लियर कर सके। आपको इसमें 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, टाइम ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट होगी और कोई भी सबसे बेहतर चीज क्या है कि इसमें आपको किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सिलेबस पे। सबसे ज्यादा स्टूडेंट की क्वायरी होती है, मैम सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, इतना बड़ा सिलेबस है मैम, कैसे कवर करें, क्या टॉपिक हमें पहले पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है। और अगर आप बिगनर हैं, अभी आपने अपनी तैयारी स्टार्ट भी नहीं की, तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, पता नहीं होता है कैसे स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, टॉपिक क्या होने चाहिए। तो क्या सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्या सिर्फ और सिर्फ
रेक्टाफिकेशन से काम चल जाएगा? क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूर नहीं है? तो आंसर है नो। आपको रटने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे ना कि आप सारी चीजें, कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो हाई वेटेज एरिया है, जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं IFBF के जो कह सकते हैं कि वो बहुत फेवरेट टॉपिक होते हैं, जिससे आपको हर साइकिल में, हर एग्जाम साइकिल में कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको उन चीजों पे फोकस करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा कौन से टॉपिक है, अभी हमने तो स्टार्ट किया है, हमें तो नहीं समझ में आया। तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि वो हाई यील्ड फोकस टॉपिक क्या है। ये टॉपिक बेसिकली ऐसे टॉपिक्स है जिनसे देखा गया है कि हर एग्जाम साइकिल में इन टॉपिक्स से कोई ना कोई क्वेश्चन देखा गया है कि उनसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, आपकी स्ट्रेटेजी भी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले, अगर आप बिगनर है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो कौन से टॉपिक है जो कि एग्जाम में मोस्टली आस्क्ड हैं, यानी फ्रिक्वेंटली जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें इग्नोर नहीं किया जाता। यानी आपको बाकी चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे मेजर फोकस करना है। अब वो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सिलेबस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके 4 पेपर होने वाले हैं, IEIFS के, PPV के, AFM के और RBWM के। IEFS का पेपर जो इस बार का मे साइकिल एग्जाम था, ये आपका मॉडरेट लेवल का आया था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का आया था। और जो PPB, AFM और RBWM का था, वो ट्रिकी भी था और प्लस डिफिकल्ट भी था। ये आपका मे साइकिल का एग्जाम एनालिसिस अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि आपका मे साइकिल का एग्जाम एनालिसिस है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया, चलो IEFS का मॉडरेट लेवल का पेपर आ गया, लेकिन क्या हर बार ही मॉडरेट आएगा? आंसर है नो। जैसा मैंने कहा, IIBF का जो एग्जाम पैटर्न होता है पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। IIFS में क्या होता है, जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है 45 चैप्टर्स है, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, तो और सारे टॉपिक्स आपको देखा जाए तो मोस्टली इंपॉर्टेंट ही होते हैं। इसमें से भी मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रही हूँ जो हाई यील्ड फोकस है, मतलब जिनसे देखा जाए कि एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन इन टॉपिक से मिलते हैं। जैसे GDP क्या है, GVE क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, RBI के फंक्शंस क्या हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, मॉनेटरी टूल्स क्या है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स क्या होते हैं, NBFC वर्सेस बैंक है, फिनटेक है, डिजिटल लैंडिंग है। तो ये सारे क्या है, ये वो हाई यील्ड फोकस है जिनपे आपको थोड़ा मेजर फोकस करना है। अब बात करते हैं PPB की। PPB में जैसे KYC नॉर्म्स हो गए, बैंकिंग एथिक्स हो गए, रिस्क कितने तरीके के होते हैं, बेसल नॉर्म ओवरव्यू क्या है, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, इस पर भी आपको मेजर फोकस करना है। AFM में क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जनरल लेजर है, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन मेथड, फाइनल अकाउंट्स, रेशियो एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। RBWM में कासा प्रोडक्ट्स हैं, लोन कितने टाइप के हैं, कस्टमर लाइफ साइकिल क्या है, CRM क्या है, डिजिटल बैंकिंग टूल्स क्या है, UPI, IMPS, नेफ्ट, RTGS, ये सारे क्या है। तो बेसिकली ये क्या है, क्या ये सिर्फ यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है? अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है, मैम क्या सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है, क्या इतने ही टॉपिक पढ़ लिया तो कवर हो जाएगा एग्जाम? बिल्कुल नहीं, ये मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक बताए, यानी वो हाई विल टॉपिक बताए जिनपे आपको फोकस करना है। बाकी टॉपिक के साथ इन पे भी आपको मेजर फोकस करना है, क्योंकि देखा है कि आपके एग्जाम साइकिल में ना, अब तक जो भी एग्जाम साइकिल है, इन सारे ही टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आपको अपनी स्टडीज के साथ इन टॉपिक पे क्या करना है, मेजर फोकस करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि सिलेबस क्या है, ये भी समझ में आ गया कितने पेपर्स होते हैं, ये भी समझ में आ गया कि क्या कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये सब तो हमें सिलेबस समझ में आ गया कि हमें ये पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब करना क्या है, व्हाट टू डू। बहुत सारे एस्पिरेंट का ये सवाल होता है कि हमें ये तो पता है कि हमें ओवरव्यू हमें मिल गया, एग्जाम का ओवरव्यू हमें मिल गया। ओवरव्यू में क्या हमें पता चला है ना, सब्जेक्ट्स पता चल गए, ठीक है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे ये पता है, कितने टाइम ड्यूरेशन क्या होगा हमें ये पता है, ठीक है, सिलेबस भी हमें पता चल गया है। अब हमें ये जानना है कि हमें करना क्या है, कैसे पढ़ाई करें। इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने सारे रिसोर्स, और जितने सारे रिसोर्स अवेलेबल है उतना ही ज्यादा क्या होता है, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है, उतने ही ज्यादा डाउट होते हैं। अब जो नए हैं जिन्हें कुछ भी आइडिया नहीं, वो तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे।
कि क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो डोंट वरी, आपके जैसा मैंने आपसे कहा था, आपको सारे सवालों के जवाब आज की सीरीज में मिलने वाले हैं। आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। सबसे पहले आपका पहला सवाल, क्या करना है, कैसे करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फिल्टर्ड कंटेंट यूज करना है। फिल्टर्ड कंटेंट मतलब क्या, वो कंटेंट आपको सिर्फ फोकस करना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। क्योंकि अगर आप ऐसे देखें ना, बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिसोर्स आपको अवेलेबल है, और जितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं उतने ही ज्यादा कंफ्यूजन। आपको सिर्फ और सिर्फ फिल्टर कंटेंट पर फोकस करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंटेंट पर फोकस है जो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है। अब आपको एग्जाम ओरिएंटेड कैसे कंटेंट कैसे मिलेंगे, कहाँ से आपको ये पता चलेगा कि इन कंटेंट के जरिए इस टॉपिक को पढ़ के या इस रिसोर्सेज को पढ़ के आप अपना क्रैक कर सकते एग्जाम। तो फिकर नॉट, ये सारे सवालों के जवाब भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पे फोकस करना है। देखिए, जब आप जैक का पैटर्न देखेंगे ना, तो होता क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हाई एंड फोकस होते हैं। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जिनसे देखा जाता है कि उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि भी आपने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया भी कौन सा ऐसा टॉपिक है। आईएफएस में मैंने बताया कुछ मेजर टॉपिक्स कौन से हैं, और एएफएम में भी मैंने बताया, पीपीपी में आपको मैंने गाइडेंस दी, और आरबीडब्ल्यू में भी मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। तो इसी तरीके आपको एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स आपको फोकस करने हैं। अब ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स के लिए आपके पास एक्सपीरियंस फैकल्टी भी अवेलेबल है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करनी है। देखिए, मोस्टली होता क्या है ना, एस्पिरेंट एक गलती कर देते हैं। सबसे ज्यादा एस्पिरेंट, अगर किसी एस्पिरेंट का क्लियर नहीं हो पाता, उसके पीछे मेजर रीजन क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे फोकस करें, यानी ज्यादा वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट तो पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एमसीक्यू की प्रैक्टिस, वो नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया है, अब एमसीक्यू तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएगा और हम उसे इजीली टैकल कर लेंगे, और यही वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। देखिए, आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। आपने क्या किया, आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की, तो आपके लिए जैब को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाना क्या पॉसिबल है? आंसर है नो। आप अपने जैब अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। और अभी अगर कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो किसी वजह से अपना मे साइकिल का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए हैं, उनका भी मेन क्या था रीजन, उनका मेन कंसर्न क्या था, मैम हमने कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमें पता, पर फिर भी हम क्लियर क्यों नहीं कर पाए। उसके पीछे का रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस। एमसीक्यू की आपने बहुत कम प्रैक्टिस की है। होता क्या है ना, आपने जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, अब उसको आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी है। मान लीजिए अगर मैं आईएफएस की बात करूं, आपने कोई भी टॉपिक आईएफएस पढ़ा, जैसे अगर आपने आरबीआई के बारे में, आरबीआई एक्ट के बारे में आपने पढ़ा टॉपिक, ठीक है, आपने आरबीआई एक्ट के बारे में पढ़ा, तो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। इससे क्या होता है ना, ये आपका ड्यूल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये ड्यूल कॉन्सेप्ट है, यानी आपका ड्यूल प्रैक्टिस हो जाती है। अब आप सोचेंगे डबल प्रैक्टिस कैसे हो रही है, तो देखिए, जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी देता है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देता है, आपको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाता है। कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाता है। आपने अब तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो क्या होता है, वो फिर से रिवाइज हो जाता है। और रिवाइज होने का मतलब क्या होता है कि आपकी ड्यूल प्रैक्टिस हुई, डबल प्रैक्टिस हुई। अब आपको ये पता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सारी चीजें पता है, और उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई एमसीक्यू का पैटर्न आ जाएगा तो आप उसे भी टैकल कर लेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, एक चीज जो मैं हमेशा बताती हूँ, आप अगर क्वेश्चन का पैटर्न देखो तो आपको क्वेश्चन तो इजी दे देगा, लेकिन ऑप्शंस क्या करता है, ऑप्शन सारे ट्रिकी हो जाते हैं, या ऑप्शन क्या होते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आप एमसीक्यू डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे फायदा क्या होता है, आपको एमसीक्यू का पैटर्न पता चलता है। आपको ये आइडिया होता है कि अगर किसी भी तरह का कोई ट्रिकी एमसीक्यू आ गया, या क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देगा, क्वेश्चन का लेवल अगर चेंज कर दिया गया, तो हम इसे कैसे टैकल करेंगे। अगर आप एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करते हैं, आप उनकी लैंग्वेज समझ पाते हैं उन सारे एमसीक्यूज की, कि हमें इस तरीके के एमसीक्यू कैसे डील करने हैं। कुछ ऐसे एमसीक्यू आ जाते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, उन्हें कैसे टैकल करना है। अगर मैच द फॉलोइंग रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें कैसे टैकल करना है।
और अगर किसी भी पर्टिकुलर, जैसे आपसे पूछ लिया लास्ट टाइम आपका जो IFS का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको से नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो ऐसे जैसे नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है, क्रिसिल जो आपके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसका फुल फॉर्म क्या है, CBL स्कोर क्या होता है, तो ये सारे जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, उनका आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है। ये सब चीज कैसे पॉसिबल होगी? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा अगर आप डेली MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी आप अगर डेली MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस का आइडिया होता है, और आपको अगर एग्जाम में कुछ नए पैटर्न के भी क्वेश्चन मिलते हैं तो भी आप उस टाइम पे घबराते नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम में होता क्या है ना, प्रेशर इतना ज्यादा होता है। इट डजेंट मैटर आपने कितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने कितना याद किया है, आपने कितना प्रैक्टिस किया, ये मैटर नहीं करता। आपके लिए मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम पे कैसा है। और अगर जो पैटर्न मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ MCQ की भी डेली प्रैक्टिस करनी है, तो एग्जाम में आई एश्योर यू कि किसी भी तरीके का आपसे क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, आप उसको इजिली टैकल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि MCQ की तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और उससे रिलेटेड MCQ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि MCQ की प्रैक्टिस हमें डेली करनी, पर ये MCQ हमें मिलेंगे कहाँ? तो आपके इन सारे सवालों का जवाब भी मैं आपको आगे जरूर दूंगी। तभी मैंने आपसे कहा था ना, आज की सीरीज में आपको अपने हर सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, ठीक है? तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, बने रहना इस सीरीज में, ताकि आपके सारे सवालों का आपको जवाब मिल सके। अब ये तो मैंने बता दिया कि आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद क्या सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस करने से सारी चीजें हो जाती हैं? MCQ की प्रैक्टिस तो आपने करनी, लेकिन अगर आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करेंगे, ठीक है, आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप कहाँ रीच करते हैं। मतलब आप MCQ डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कितना बेहतर परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज कोई BRX से रिलेटेड कोई आपने MCQ सॉल्व किया, ठीक है, आपने 5 MCQ मान लेते हैं कि 5 MCQ आपने सॉल्व किया, और 5 MCQ में से आपने क्या किया, आपके कुछ MCQ गलत हो गए। 5 MCQ में से आपके सिर्फ 2 MCQ सही हुआ और बाकी सारे क्या हुआ, गलत हो गए। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या परेशान होकर बैठ जाएंगे कि हमने तो कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया था, ऐसा कुछ बचा नहीं था जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं, फिर भी मेरे से 2 ही MCQ क्यों सही हुए, बाकी गलत क्यों हुए? ये सब कुछ आपको किससे पता चलता है? जब आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं। अगर ऐसा सिनेरियो आता है, मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमने तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, MCQ भी, फिर भी क्या करें, जब हम मॉक टेस्ट देखने बैठे हैं, जब हम MCQ सॉल्व करने बैठे हैं, फिर भी हमारे गलत हो रहे हैं। क्यों? क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। अगर आपने किसी भी MCQ, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपने MCQ दिया, तो आपको क्या करना है, इंस्टेंट अगर आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस इज द की ऑफ सक्सेस, एनालिसिस इज द की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अगर आप सिर्फ और सिर्फ MCQ आप प्रैक्टिस करते जाए, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। एनालिसिस कैसे करना है? आपने जैसे अगर कोई MCQ सॉल्व किया, कोई टॉपिक पे MCQ सॉल्व किया, उसमें से आपके 2 MCQ सही हुए, बाकी सारे 3 MCQ आपके रॉन्ग हो गए। अब आपको उसका एनालिसिस करना है, क्या रीजन था, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, क्या कमी रह गई है, कौन सी ऐसी कमी रह गई है जिसकी वजह से आपके सारे MCQ सही नहीं हो रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही ये परफॉर्मेंस को अपने ट्रैक करते जाएंगे ना, तो इसके पीछे का बेनिफिट आपको 1 हफ्ते में नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको विद इन 15 डेज, आई एश्योर यू, आपको 15 दिन के अंदर ही आपको अपनी परफॉर्मेंस में सुधार दिखेगा। क्योंकि जब आप एनालिसिस करने बैठेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कौन सा ऐसा कमी रह गई थी, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका डाउट जो था कॉन्सेप्ट से, वो क्लियर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आपके MCQs गलत हुए। तो आप क्या करेंगे, जब ये डाउट अराइज होगा, फिर से जाकर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, जैसे हमने पहले बताया, आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने जो अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो फिर से रिकॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने वो कॉन्सेप्ट जाके फिर से पढ़ा, अगेन आपको आकर सेम MCQ को फिर से देना है। एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बार अगर आपने 5 MCQs सॉल्व किया, तो आपके 5 के 5 MCQs बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको ये करना कैसे, आपको वही ट्रैक फॉलो करना है जो मैंने बताया, यानी MCQ डेली प्रैक्टिस करनी है, प्लस उनको परफॉर्मेंस को भी आपको टैकल करना है, मतलब ट्रैक करना है कि आपने अगर 5 MCQ सॉल्व किया, 2 MCQ गलत हो रहे हैं, क्या रीजन है इसका, मतलब कहीं तो कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई गड़बड़ी है ना, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, तभी तो आपके MCQ गलत हो रहे हैं। आपको इंस्टेंट जाके क्या करना है, बस उस टॉपिक को फिर से क्लियर करना है, और वो सारी टॉपिक आप कैसे क्लियर करेंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
सारे डाउट आपके एक्सपीरियंस फैकल्टी अवेलेबल है जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। अब बात करते हैं 150 डे स्मार्ट प्लानर, जो आज का सबसे एक कह सकते सरप्राइज पैकेज है आपके लिए। ये एक सरप्राइज पैकेज है आपके लिए जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। अब ये तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, सबसे आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दिए कि एग्जाम का ओवरव्यू मैंने आपको बताया क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं हमने इस पर डिस्कस किया, ठीक है, और करना क्या है हमने इस पर डिस्कस किया, ये सब तो हमने समझ लिया। अब कैसे करना है आपके इस सवाल का जवाब मैं देने जा रही हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ 150 डे स्मार्ट प्लानर, और ये डिवाइडेड है फेज वाइज। आप बैंकर हैं या फिर ऐसे हैं आप नॉन वर्किंग हैं या वर्किंग है, इन सब के लिए ये प्लान आपका वर्क करेगा। और जो वर्किंग बैंकर्स हैं उन्हें भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था आपके लिए भी मैं परफेक्ट प्लान लेकर के आई हूँ। यानी इस सीरीज में मैं उन लोगों के लिए भी प्लान लेकर के आई हूँ जो प्रॉपर वर्किंग नहीं है, जो पहली बार डीबीए या जैब का एग्जाम दे रहे हैं, और उनके लिए भी प्रॉपर स्ट्रेटजी है जो कि वर्किंग बैंकर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो अभी आपके पास वक्त है, ठीक है, आपके पास ऑलमोस्ट 5 मंथ का वक्त है आपके जैब नंबर एग्जाम के लिए। तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए? क्या अभी हम ऐसा कर सकते सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जाएं आराम से, फिर लास्ट मोमेंट पे जा करके क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट पे जाके प्रैक्टिस करेंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ एस्टूडेंट क्या सोच रहे हैं कि अभी तो चलो मे साइकिल खत्म हुआ है, आराम से हमारे पास वक्त है, हम अपना तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन टाइम फ्लाइज अवे, वक्त जाते देर नहीं लगती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए लास्ट मोमेंट पे अगर आप सोचते हो ना कि हम लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ाई करेंगे, लास्ट मोमेंट हम इसको इजिली टैकल करें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले कहा सिलेबस फास्ट है। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना होगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने जैब एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें, या अगर आप किसी वजह से अपने जैब एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उसके पीछे का रीजन है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग बेहतर नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ वो प्लानिंग फॉलो करनी है जो मैं आपके लिए लेकर के आई। इसीलिए मैंने इस प्लानिंग को प्रॉपर फेज वाइज डिवाइड किया है। इस फेज वाइज यानी हमने डेज की बात है कि आप किस दिन में आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस फेज को, इस स्मार्ट प्लानर को जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, उसे फॉलो करना है। इसलिए मैंने कहा था कि ये आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज होने वाला है, एक कंप्लीट प्लान होने वाला है कि आपको कहां से और कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बात करते हैं इस प्लान की। इस प्लान को इसलिए मैंने फेज वाइज डिवाइड किया, जैसे आप देखिए तो मैंने डेज में भी इसको इन्वॉल्व किया है। यानी फर्स्ट डे से लेकर के 60 डेज, यानी नेक्स्ट 2 मंथ में आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कहां से स्टार्ट करना है, या फिर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने जैब का एग्जाम दिया था बट वो किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया, दोनों के लिए प्लानर वर्क करेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट लर्न करना है। कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कॉन्सेप्ट इज द की, कॉन्सेप्ट इज द की। आपको कॉन्सेप्ट को क्या करना, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप क्या करेंगे ना, आप रटने की कोशिश करेंगे ना, तो जब तक कुछ टाइम पीरियड तक ये आपको याद रहेगा, आप याद कर पाओगे, कुछ टाइम पीरियड तक आप इसको याद रख पाओगे, बट उसके बाद आप सब कुछ कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट लर्न करने का मतलब आपको उसे समझना है कि वो टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक क्या कह रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट आप कैसे समझेंगे, वीडियोस के जरिए, नोट्स के जरिए जो आपको गाइडली के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कहाँ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है गाइडली पे। तो आपको इसलिए मैंने कहा था परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये जो प्लान मैं आपके लिए लेकर आई, कंप्लीट प्लान है सारे कंप्लीट रिसोर्सेज के साथ। अब बात होगी फेज 1 में, कि फेज 1 में तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं गाइडली के जरिए, वीडियोस अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है एक्सपीरियंस फैकल्टी को, उसके जरिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। नेक्स्ट फेज यानी अब 61 डेज से लेकर के 100 डेज के बीच में क्या करना है, आपको टॉपिक टेस्ट देना प्लस प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना। टॉपिक टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था, टॉपिक वाइज अगर आप टेस्ट देते हैं ना, तो आपका जैसे मैंने पहले कहा था ड्यूल प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आपको कब किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे पूछ ले, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर आप हर टॉपिक पे टेस्ट देते जा रहे हैं, वो सारे टेस्ट आपको गाइडली के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल होते हैं। आपको क्या करना, आपको सिर्फ और सिर्फ जाकर के उसकी प्रैक्टिस करना है। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बात करते हैं फेज 3 यानी 101 डेज से लेकर 130 डेज। इन दिनों में आपको क्या करना, आपने पहले सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको इंस्टेंट जैसे ही आपने अपने वीडियोस कंप्लीट किए, सारे कॉन्सेप्ट अपने वीडियोस के जरिए कंप्लीट किए, नोट्स के जरिए आपने प्रैक्टिस कर ली, रिकॉल किया सारी चीजें, तो इंस्टेंट जाकर के आपको फुल मॉक टेस्ट नहीं देना है। क्योंकि होता क्या है ना, पहले आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। रीजन क्या है, जब आप
टॉपिक वाइज किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप टेस्ट देते हो ना, तो वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाता है। फिर जब आप फुल मॉक टेस्ट देने बैठते हो ना, तो आपके मार्क्स स्कोरिंग आते हैं। तब आपको ये नहीं डाउट होता कि मान लीजिए अगर आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट फुल मॉक टेस्ट देने आप बैठ गए, अभी आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दिया नहीं है, अभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ नहीं, आपने फुल मॉक टेस्ट दे दिया, तो जाहिर सी बात है अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट अप हुआ है, आपको डाउट अभी भी है। लेकिन जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते तो आपके जो भी डाउट होते हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाते हैं। क्या करना है, इसीलिए सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देना, देन फुल मॉक टेस्ट देना है। अब क्या बस फुल मॉक टेस्ट दे बस काम हो गया? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, एनालिसिस इज मस्ट, ये तो आपको बिल्कुल करना ही करना है, चाहे आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं या फिर फुल मॉक टेस्ट, आपको उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया, एक मॉक टेस्ट आपने फुल मॉक टेस्ट कंप्लीट दे दिया, आपके पीपीबी में कुछ मार्क्स अच्छे आए, एएफएम में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है, आरबीडब्ल्यू में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आईईआईएफएस में भी किसी रीजन से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। अब क्या होगा, इससे होगा ना, जब आप एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको ये पता चलता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से मेरे कुछ सब्जेक्ट में तो अच्छे आए मार्क्स बट कुछ सब्जेक्ट में अच्छे नहीं आए। तो जब आप एनालिसिस करने बैठते हैं ना, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान जाता है, जो कॉन्सेप्ट आपने अब तक पढ़ा है, सीखा है, आपका ध्यान उन पे जाता है। फिर आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जाके अगेन रीड करते हो, और जिससे आपका क्या होता है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपके डाउट क्लियर होता है। और यही रीजन है कि मैं कहती हूँ एनालिसिस मस्ट, एनालिसिस तो आपको करना ही करना है। अब बात करते हैं लास्ट डेज की, यानी 131 डेज से लेकर 150 डेज तक आपको क्या करना है। इसमें आपको फाइनल रिविजन करना है, यानी अब तक आपने जो कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, जो भी टॉपिक टेस्ट दे रखे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन दे, फुल मॉक टेस्ट कर रखे हैं, ये सब कुछ आपको फाइनल रिविजन करना है। फाइनल रिविजन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप अगेन जैसा मैंने बताया, क्योंकि अब जब आप ये 130 डेज तक ना, अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने प्लान बनाया, आपको सिर्फ अगर उसे फॉलो करते हैं, जो कि मैं आपको कंसीडर करूंगी आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं अपने जैब एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। तो लास्ट टाइम तब क्या होता है ना, अब आपने अगर ये फेज, तीनों फेज कंप्लीट करनी है, लास्ट टाइम पे आपको क्या होता है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। क्या आपको कोई टेंशन होगी? टेंशन होने की तो कोई चांस नहीं, क्योंकि आपने तो स्मार्ट प्लान की है ना, आपने स्मार्ट प्लान फॉलो किया है, जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आपको इसमें क्या करना है ना, फाइनल रिवीजन अब आपका क्या है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, टॉपिक टेस्ट दे लिए, प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए, सारे मॉक दिए, एनालिसिस किया, अब आपको अगेन फाइनल टच देना है, यानी फाइनल रिवीजन। अब आप क्या करोगे, आप मॉक सॉल्व करते जाओगे। फिर भी अगर आप क्या करो, अब तक जो भी वीडियोस पढ़ा है नोट्स के जरिए, जो कि आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी प्रोवाइड कर रही है गाइडलाइन के जरिए, आप बस उसको रिकॉल करने की जरूरत, क्योंकि अब आपकी प्लानिंग क्या हो जाएगी, प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपने बिल्कुल स्मार्ट प्लानिंग की है। अब बात करते हैं हमारे बैंकर्स की। बैंकर्स का सबसे ज्यादा कंसर्न होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है, पढ़ाई कैसे करें, कैसे क्रैक करें अपने एग्जाम को, वर्क शेड्यूल इतना हैक्टिक हो रखा है, कैसे मैनेज करें। तो बैंकर्स बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपके लिए भी एक वीकली रूटीन लेकर गई, और ये वीकली रूटीन पूरी तरीके से आपके बेस्ड है कि आपकी जो नीड्स हैं, आप उसमें भी कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग डेज की, मंडे टू फ्राइडे। तो बैंकर आपको क्या करना है, आपको 1 से 1.5 घंटा हर एक टॉपिक आपको पर डे लेना है। आज से ही आपको टॉपिक स्टार्ट करने हैं, और आपको मिनिमम ये रेशियो रखना है, आपको मिनिमम क्या रेशियो रखना है कि 1 से 1.5 घंटा आपको हर एक टॉपिक पे, आपको एक टॉपिक उठाना है। मैं ये नहीं कह रही आपको एक ही दिन में सारा टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि जानती हूँ आपका वर्क शेड्यूल बहुत हैक्टिक होता है और ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप पूरा चैप्टर एक दिन में पढ़ सके। आपको क्या करना है, आपको एक टॉपिक उठाना है, 1 से 1.5 घंटे देना है। आपने उस टॉपिक को पढ़ा, अच्छे समझ लिया, फिर उसी से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, तो आप वीडियो के जरिए, जो कि एक्सपीरियंस फैकल्टी गाइडलाइन के जरिए आपको प्रोवाइड कर रही है, वो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वो सारे जाकर के उस टॉपिक से रिलेटेड प्लेलिस्ट बस चेक करनी है और आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। उसके बाद आपको क्विज सॉल्व करना है, ठीक है, यानी क्विज कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं एमसीक्यू पर्टिकुलर टॉपिक्स है, जो कि आपको अवेलेबल कराए जाते हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी के थ्रू। गाइडली आपके लिए लेकर के आया है एमसीक्यूज भी, जिसकी भी प्लेलिस्ट आपके सारे टीचर्स की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, और आप पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू देख सकते हैं। अब बात करते हैं सैटरडे संडे वीकली। अगर आपका अल्टरनेटिव जो ऑफ होता है, उसमें क्या करना है, आपको 2 आवर वर्क करना है, ठीक है, 2 आवर को स्टडी करनी है, यानी इसमें आपने अब तक जो टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और उसका पर्टिकुलर टेस्ट देना है। संडे को आपको 3 आवर्स मेहनत करनी है, यानी आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना और अगेन सेल्फ एनालिसिस करना। जैसे मैंने पहले भी बताया, चाहे आप बैंकर हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, लेकिन आपके लिए एनालिसिस तो मस्ट है। एनालिसिस क्या करना, आपको एनालिसिस करना ही करना है। तो क्या बताया मैंने बैंकर्स आपको मंडे टू फ्राइडे
एक टॉपिक उठाना है, एक दिन में अभी से स्टार्ट करना है, एक दिन में केवल एक टॉपिक आपको उठाना है, ठीक है। और उस टॉपिक को अगर आपको लिए आपके लिए सारे टॉपिक्स जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप गाइडली की वेबसाइट, आप गाइडली पे आप चेक कर सकते हो, जितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज है उन सब में सारे टॉपिक्स के जो एमसीक्यूज हैं वो अवेलेबल हैं आपके लिए। जो फाउंडेशन सीरीज भी लाई गई है, जिस फाउंडेशन सीरीज के जरिए अगर आप अभी तक कोई डाउट है या फिर कोई नए हैं जिन्हें नहीं आइडिया कैसे स्टार्ट करना, तो वो सारे डाउट आपके इसके जरिए क्लियर हो जाएंगे। तो फाउंडेशन सीरीज को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका हर एक टॉपिक क्लियर करने वाला है। इसके बाद आपको रिवाइज करना है, टेस्ट करना है, और साथ ही साथ आपको संडे को क्या करना है, फुल मॉक एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको करना ही करना है। तो ये आपका वीकली रूटीन होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अपने जैड एग्जाम को क्लियर कर सके। ओके, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। बहुत सारे स्टूडेंट का मैम कहना था कि सारी चीजें तो हमें पता चल गई, हमें प्लानर मिल गया, हमें जो स्मार्ट प्लानर था वो मिल गया, जो नॉन वर्किंग है उनके लिए स्मार्ट प्लानर था, वर्किंग प्रोफेशनल की क्या कैसे प्लानिंग होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो इन सब का जवाब है गाइड। वन ऐप फॉर ऑल, आपके हर सवाल का जवाब है गाइड। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मॉड्यूल वाइज वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, यानी हर एक मॉड्यूल ए बी सी डी, आपके जैक के जो चारों पेपर्स हैं उन सारे ही पेपर्स के मॉड्यूल वाइज आपको यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी नोट्स मिल रहे हैं वो स्मार्ट नोट्स है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस फैकल्टी, जो भी फैकल्टी के जरिए मिल रही है वो सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है जिन्हें अच्छा खासा अनुभव है आपके जैब एग्जाम का। आपको हाईलाइट भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको ये पता रहे किन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको टॉपिक वाइज क्विज़ेस अवेलेबल होते हैं, मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, साथ ही आपका परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी है जो आप देख सकते हैं कि आपकी अब तक की परफॉर्मेंस क्या रही है। अब गाइडली ही क्यों गाइडली चूज करना चाहिए? सबसे पहले तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके बैक एग्जाम्स के लिए। अगर आप देखेंगे मेंस का साइकिल का अगर आप सिलेक्शन रेट देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट सिलेक्शन रेट प्रोवाइड किया है गाइडली में। सारे के सारे जो फैकल्टीज है वो एक्सपीरियंस फैकल्टीज है जिन्हें आपके जैब एग्जाम का पूरा कंप्लीट आइडिया है, जिन्हें अच्छा खासा 5+ ईयर्स का जिन्हें एक्सपीरियंस हो रखा है आपके जैब एग्जाम्स का। जो स्टडी मटेरियल भी इससे प्रोवाइड की जाती है वो हाई क्वालिटी के होते हैं। आपको ऐसे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि एग्जाम पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, यानी इसमें आपको वो टॉपिक मिलेंगे जो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। आपको बहुत सारे माइंड मैप्स अवेलेबल होते हैं, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स में रजिस्टर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये क्या है, इस ये रीजन है आपको गाइडली को क्यों चूज करना चाहिए। अब बात करते हैं फैकल्टीज की। टीम गाइडली फॉर जैब, यानी वो कौन सी फैकल्टी जो आपको जैब पढ़ाएगी। सबसे पहले मैं खुद जो आपको आई और IFS पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा गरिमा मैम अवेलेबल होंगी जो कि RBW और PBB एक्सपर्ट है, उनको भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगेन मैम CA नेहा बंसल मैम अवेलेबल है जो AFM एक्सपर्ट हो, इन्हें भी 4+ एक्सपीरियंस है। यानी ये सारी क्या, ये सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो आपकी हेल्प करेगी कि आप अपने जैब एग्जाम को क्या कर सके, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके, सारे डाउट्स क्लियर हो सके, और इनसे सारे प्लेलिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपकी फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये फाउंडेशन सीरीज क्या है, इसमें आपको सब कुछ बेसिक से बताया जा रहा है। आपके सारे चैप्टर जो आपके टोटल 4 पेपर्स हैं उन सबको बेसिक से बताया जा रहा है, सारे टॉपिक्स आपको बेसिक से बताया। तो आपको क्या करना, आपको ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन सीरीज का हिस्सा बना ताकि आप सारे डाउट क्लियर कर सके। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने जैब एक्सेस आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि उनके जो भी डाउट्स हैं वो उसके जरिए क्लियर हो सके। और आपको क्या करना, आपको कमेंट करना है कि आपको ये बताना है कि आपको आज की स्ट्रेटजी कैसी लगी और कौन कौन है जो स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला है, कब से स्टार्ट करने वाला है। कोई भी इसके अलावा कोई भी क्वारी है, कोई भी डाउट है, चाहे सिलेबस के रिगार्डिंग है, चाहे किसी टॉपिक के रिगार्डिंग हो रखा है, या फिर जैब के रिगार्डिंग में कोई भी आपका कोई डाउट हो रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट ड्रॉप करना है, जो भी क्वारी है फिर रिजॉल्व करनी चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वारी रिगार्डिंग द कोर्स तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आपको नहीं भूलना, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इस चैनल के जरिए आपको ऐसे तरीके बहुत सारे से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको अवेलेबल होने वाली हैं। आगे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, गाइडली आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आगे लेकर के आने वाला है, और उसके लिए ये तभी पॉसिबल होगा, सरप्राइज आपको तभी मिल पाएंगे तब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, जो मैं बार बार कहती हूँ, टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है। फायदा क्या है कि आप अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, जो भी फैकल्टी आपको यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, ऐप पे पढ़ाती हैं, उनसे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं।
कोई भी डाउट आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं, और वो डायरेक्टली अवेलेबल हैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, आप सारे क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। इसके अलावा सारी फ्री पीडीएफ मिलती है, यानी सब कुछ मुफ्त में अवेलेबल हो रहा है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे। जो भी क्लासेस फाउंडेशन सीरीज की है, या फिर जो भी क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, एमसीक्यू सीरीज की जो क्लास ली गई थी, टॉपिक वाइज जो क्लास है, उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है। और जो भी आपकी यूट्यूब क्लासेस होती है, उनसे रिलेटेड सारे अपडेट्स भी आपको कहाँ मिलते हैं? इसी टेलीग्राम के जरिए ही मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन टेक केयर।